हैं, इनसे भी हम इकोनॉमिक पहलू पर समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये एस्केलेशन पूरा बढ़ा है। सर, सबसे पहले मैं शरद कोहली सर के पास जाऊंगा। शरद सर, एक बात बताइए, जब दो मुल्कों के बीच वॉर होता है, जब दो मुल्कों में मुफ्तला होते हैं, और अली अशरफ साहब भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं बाकी जो गेस्ट उनके पास जाऊंगा। अशरफ साहब, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ईरान का जो नैरेटिव है, साथ ही साथ अमेरिका, इजराइल जैसे पावरफुल कंट्रीज भी ईरान पर हमला करने से बच रहे हैं। कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं, उनको डर है कि हमले के बाद हालात और खराब हो जाएंगे, स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी? सर, सबसे पहले सलाम तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से। एक्चुअली जो आपने जो बात जो उठाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है रीजन के हवाले से। देखिए, ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, ना ही कोई फ़लस्तीनियन टेरिटरी है जहाँ पे अमेरिका या अमेरिका का कोई अलाय जो है वो उठ के चढ़ दौड़ेगा। उसकी एक तारीखी जो है वो एक अहमियत है ईरान की, और उसकी एक जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है इन एज अ मुस्लिम कंट्री और एज अ रीजनल प्लेयर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, और इसी वजह से जो है अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसके ऊपर जो है मिलिट्री ऑप्शन को सबसे पहले जो है वो प्रैक्टिस करे। मेरा ख्याल है कि वो इसको अगर वो लेके भी जाएगा, मिलिट्री ऑपरेशन या इस तरफ कोई चीज़ लेके जाना चाहेगा, तो वो चौथे या पांचवें नंबर पे उस चीज़ को रखेगा। सबसे पहले जो वो कर रहा है वो अब इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो लगाएगा। उसके बाद जो है वो ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं उसको इस्तेमाल करेगा, या फिर जो रीजनल प्लेयर्स हैं जो उसके लिए हमेशा से अवेलेबल रहे हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो उस वक़्त जो आपने खुद उस चीज़ के ऊपर जो है बता दिया है कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं जो हमेशा से यूएस के लिए अवेलेबल रहे हैं, वो इस वक़्त जो है वो तैयार नहीं है यूएस का साथ देने के लिए ईरान के ऊपर हमले के लिए। क्योंकि उसकी सिंपल वजह ये है कि हम जिस दौर में हैं, पूरी दुनिया इवन हमारे पास जो वेपन्स हैं वो ऐसे हैं कि वो दुनिया को तबाह कर देंगे। और अगर ये वॉर जो है फैलती है तो फिर किसी के भी मफाद में नहीं होगी, ना वो ईरान के मफाद में है, ना ही पूरे रीजन के मफाद में है। तो ये चीज़ जो है मेरा ख्याल है कि इसी वजह से ये जो चंद वजूहात हैं, इसी वजह से जो है वो जो मिलिट्री ऑप्शन है वो उसका लास्ट ऑप्शन के तौर पे होगा, और वो शायद कभी होगा भी नहीं अनटिल अनलेस के कोई हालात ऐसे आ जाएं कि जो मुल्क ईरान के साथ हैं वो आज यूएस के साथ खड़े हो जाए। तो उस सूरत में तो हो सकता है, अदरवाइज जो है मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ये हो सकेगा। ठीक है अशरफ, पॉइंट टेकन सर। मैं के सिन्हा सर के पास जा रहा हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट, एक्स आर्मी पर्सनल। सर, पाकिस्तान से जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, अशरफ साहब की बात आपने सुन ली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह से ईरान पर घेरेबंदी और कब्जा करने की कोशिश, हमले की तैयारियां अमेरिका कर रहा है। इजराइल का भी नैरेटिव हमने सुन लिया, देख लिया, लेकिन कतर और बाकी जो मुस्लिम राष्ट्र जिन्होंने जिस तरह से अमेरिका के साथ बातचीत करके इस हमले को रुकवाया है, आपको लगता है क्या इजराइल अभी 2025 में ईरान के साथ मुफ्तला थे जंग में, क्या ईरान एक बार फिर से सेकेंड फेज के लिए ईरान के साथ जंग के लिए तैयार आपको दिख रहा है? अमित जी, सवाल मेरे से है क्या आपका? जी सर, सिन्हा सर आपसे ही है। सिन्हा सर। हाँ, अमित जी जय हिंद। जय हिंद देखिए, सर। आपका सवाल है कि आज की परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के अंदर में जो रिट्रीब्यूशन किया था इजराइल ने, और खास करके अमेरिका में जून में, आपको याद होगा ऑपरेशन मिडनाइट लायन, राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमा, ये दो ऑपरेशंस तो हुए हैं। मगर जिस तरह से अमेरिका सोचता था कि शायद वो हावी हो जाएगा इसके बाद में, और उस समय एक बहुत स्ट्रैटेजिक टाइमिंग था, इसके कारण उन्होंने किया है। मगर जो ईरान का रिटेलिएशन रहा है, खास करके जो इजराइल के अंदर में, उनकी 3 बार रिटेलिएशन हुआ, और जो लास्ट रिट्रीब्यूशन रहा, स्पेशली आप देखिए लास्ट 2 डेज जो 12 डेज का वॉर था, तो उसमें इजराइल को काफ़ी क्षति हुई है। दे वर एबल टू पेनिट्रेट, और उन्होंने 12 बार पेनिट्रेट किया है उनके एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ऐसा नहीं, इजराइल इज़ वेरी स्मॉल, तो उनका थ्रेट परसेप्शन में ये बोलता है कि आप इसको अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी कहते हैं, अमेरिका यूज़ करता है कि आप ओवर द होराइजन स्ट्रैटेजी से कुछ कर लीजिए। मगर वो उनको एक रियलाइजेशन है, नॉट अ जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, पेंटागन है, दे आर उसको क्वेश्चन कर रहे हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब को। डोनाल्ड ट्रंप साहब का पर्सनल जो ये है
एक तो उनके ऊपर में इजराइल जिस तरह से ईरान ने किया था, उनके ऊपर हमला कर हुआ था, और अभी खुल करके ही कह रहा है कि इस बार शायद गोली नहीं चुकेगी, तो उनका पर्सनल तो है इंटरेस्ट कि वो करें। कासिम सुलेमानी को आपको पता होगा 2020 में मारा था, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ही थे। राइट सर। मगर आज के दिन में जो वहाँ के क्षेत्रीय हैं, खास करके सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, यूएई है, टर्की है, वो उनको कहा है कि नहीं आप डोंट गो फॉर इट। और अमेरिका यदि ये गलती करता है, वो सोच रहा था कि शायद पाकिस्तान के रास्ते से कुछ करे, तो अभी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी बिल्डअप भी नहीं हुआ है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ग्रेविटेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यदि उसने ये गलती कर दिया तो उसको खैर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इवन रशिया एंड चाइना नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। यदि इन्होंने इस बार छोड़ दिया तो अमेरिका इतना हावी हो जाएगा, एंड फिर फॉर सम टाइम ही बहुत डिफिकल्ट होगा उसको कंट्रोल करना। तो मेरे अनुसार मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी हम वो नहीं कहते हैं, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी तो उनके पास है, मगर बूट्स ऑन ग्राउंड यदि आप नहीं उतारते हैं तो यू कांट डू एनीथिंग। रिजीम चेंज करना वेनेजुला की तरह इस तरह से पॉसिबल नहीं है ईरान के अंदर में, और इसी के कारण उन्होंने इसको टाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर सम। फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। मेरे साथ किरोड़ी सिंह जी भी हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में। हम काफ़ी वक्त से ईरान पर डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ भी सर मैंने डिस्कशन किया था। सर सवाल ये है कि जितना एग्रेसिव अमेरिका दिख रहा था, इजराइल दिख रहा था, हम संकेत बता रहे हैं कि आप अपने वॉरशिप को डिप्लॉय करते हैं खाड़ी के देशों में, आपका पिज़्ज़ा इंडेक्स बढ़ जाता है, साथ ही साथ मीटिंग्स का दौर लगातार चला, लेकिन अचानक ट्रंप की और नेतन्याहू साहब की बात होती है, और उस बात के बाद व्हाइट हाउस में डिस्कशन होता है, और उसके बाद पूरा नैरेटिव बदल जाता है। लग तो ये रहा था कि ईरान पर हमला होने वाला है, लेकिन यह हमला नहीं हुआ, हमला टल गया। इसकी इनसाइड स्टोरी बताइए सर हमारे दर्शकों को, क्या वजह थी सर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। Right, हम टीवी चैनल्स पे जो ग्लोबल सिचुएशन है, या ईरान के, इजराइल के, अमेरिका के रिश्ते हैं, या मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, राइट सर, उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थशास्त्र के फॉर्मेट में ही समझने की कोशिश करते हैं। Right, sir. एंथ्रोपोलॉजिकल फॉर्मेट में हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं। Right, ये sir. हम मीडिया वालों का भी गलती है, और जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो भी नहीं समझने की कोशिश करते हैं। राइट सर। अमेरिका के जो टर्की में राजदूत हैं और सीरिया में अमेरिका के दूत हैं, उन्होंने, टॉम बारेक ने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट में देश नहीं है, नेशन नहीं है, वो ट्राइब्स और विलेजेस हैं। और ट्राइब्स और विलेजेस की एक खासियत होती है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ओरली चलती है मेमोरी, और वो जब बाहर से कोई इंटरवेंशन होता है तो उसमें उनमें यूनिटी और सॉलिडेरिटी आ जाती है। तो ईरान में यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी क्यों आ गई? हमने ईरान को और इजराइल को, अमेरिका को लेके 2 ऑपरेशन की बात की है। एक तो ऑपरेशन राइजिंग वाला, ऑपरेशन मिडनाइट हमारे, एक तीसरा ऑपरेशन नार्निया की बात हमने नहीं की है, क्योंकि देखिए, देश राजनीति, क्योंकि आपस में लड़ाई होती है, राजनेताओं की होती है, लेकिन किसी भी समाज में उन समाज के बुद्धिजीवियों को, वैज्ञानिकों को अगर कोई देश मारता है तो उन लोगों को, मारने वालों को, वो समाज कभी माफ नहीं करता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, श्रीलंका में एलटीटी लगभग 30 साल तक वहां अव्यवस्था फैला रहा, एक जेनोसाइड या यूं कहिए कि वायलेंस होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि जाफना की लाइब्रेरी जला दी थी। अगर लाइब्रेरी नहीं जलाते तो श्रीलंका का इतना बुरा हाल नहीं होता। तो ईरान में भी जो ऑपरेशन नार्निया किया, उसमें ईरान के बहुत से साइंटिस्ट को मार दिया था, और उससे ईरान में जो जून में भी बड़ी सॉलिडेरिटी आई, ईरान का नेशनलिज्म स्ट्रांग हुआ, और अब भी जो ट्रंप ने जितना ज्यादा धमकाया, ईरान में उतना ही वहां का राष्ट्रवाद स्ट्रांग होता रहा है। Right, sir. और इसीलिए सरकार के समर्थन में भी वहां आंदोलन शुरू हो गया, और वो समर्थन वाला आंदोलन जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था उससे ज्यादा स्ट्रांग था। अब दूसरा है कि अमेरिका ने क्यों नहीं किया, इसके 2-3 पक्ष हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के यूएई भी अलाई है, सऊदी अरब भी अलाई है, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब अलाई हैं, टर्की भी अमेरिका का प्रैक्टिकली अलाई है। तो वो नहीं चाहते थे कि ईरान में जो स्थिति है, अमेरिका इंटरवेंशन करे
और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने ठिकाने हैं उन पे ईरान अटैक करे तो उससे पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी और उनके लिए खतरा हो जाएगा। राइट सर। दूसरा कारण यह है कि ईरान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स ईरान ने अलग अलग जगह तैयार कर रहे हैं, चाहे हमास हो, हुती हो, हिजबुल्ला हो, ये सब गोरिल्ला वारफेयर में आ जाएंगे, फिर तो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में खतरा हो जाएगा। तीसरा है जो गाजा का पीस एग्रीमेंट है वो सेकंड फेज में एंटर हो रहा है। अगर इस समय में ईरान में अगर स्थिति बिगड़ती तो वो सेकंड फेज शुरू ही नहीं हो पाता गाजा में, तो और हालत बिगड़ जाती। Right, sir. चौथा यह है कि ईरान निश्चित रूप से इजराइल पे अटैक करता, और पिछली बार भी इजराइल को बड़ा डैमेज हुआ है, अमेरिका पे तो नहीं कर पाता, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। तो ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने यही सोचा यही अच्छा है कि इस समय ईरान के मामले में इंटरफेरेंस नहीं Fair enough, करें, sir. क्योंकि फ्राइटनिंग की अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। उन्होंने धमकाया भी और ये कहा कि मेरी सहायता आ रहा है, आप आंदोलन करते रहो, ये सब बातें कही है, फ्राइटनिंग की है, डराने वाली उनकी पॉलिसी है। तो इस तरह की ईरान को डराने की पॉलिसी है, उसमें ईरान क्या जो अंदर की स्थिति थी वो ज्यादा मजबूत हो गई।